हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 लेक्चर नहीं पता कौन सा है, लेकिन हाँ शायद 5वां या 6वां होगा, जो भी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो कल का हमारे पास में जो टॉपिक था वो था स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। तो मैंने आपको बताया स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। किसी के सामने कोई बाउंड्री खड़ी कर देना वो होता है स्क्रीनिंग। हम बोलते हैं ना स्क्रीन लगा दी भाई, पर्दा लगा दिया, स्क्रीनिंग इफेक्ट पर्दा, है ना। तो जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल था। कौन सा? कि जैसे प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, हमारे मोदी जी, है ना। कोई भी प्रधानमंत्री, किसी भी देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए सबसे पहले ब्लैक कमांडो लगे होते हैं, उसके बाद में फिर दूसरा आर्मी वाले लगे होते हैं, तीसरी लेयर आपकी पुलिस वाले की होती है, चौथी लेयर किसकी होती है? चौथी लेयर होती है हमारे पास में ट्रैफिक पुलिस वालों की। तो वो एक स्क्रीनिंग हो गया कि जैसे सपोज करो कि मोदी के सामने एक ही आपका कोई लगा हुआ है कमांडो, जैसे ब्लैक कमांडो लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे एक स्क्रीनिंग हो गई है। और हम बोलेंगे ब्लैक कमांडो के साथ साथ यदि हमारे पास में आर्मी वाले लगे हुए तो हम बोलेंगे 2 स्क्रीनिंग हो गई है, ठीक है। हम बोलेंगे यदि पुलिस वाले भी लगे हुए तो अब 3 स्क्रीनिंग हो गई है। हम बोलेंगे कि एक ट्रैफिक पुलिस भी लगा हुआ है, तो पब्लिक के बीच में और मोदी के बीच में कितनी लेयर आ गई? 4 लेयर आ गई, जिससे कि पब्लिक में मान लो कोई प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? कि आपका कोई टेररिस्ट प्रेजेंट है जो कि मोदी को नुकसान पहुंचाना चाहता है ना। तो डायरेक्ट मोदी और हमारे पीएम मोदी, डायरेक्ट पीएम मोदी और हमारे पास में जो पब्लिक है, वो पब्लिक में प्रेजेंट जो आपके अपवाद तत्व है जैसे टेररिस्ट लोग, उनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन ना हो पाए तो उनको पहले इन लेयर को तोड़ना पड़ेगा। पहले ट्रैफिक पुलिस वाले को, फिर पुलिस वाले को, फिर आर्मी वाले को, फिर ब्लैक कमांडो को। उसके बाद में कहीं जाकर वो कहां पहुंच पाएंगे? मोदी के पास में पहुंच पाएंगे। तो ये जो कमांडो थे, इन्होंने किसका काम किया? स्क्रीनिंग का काम किया। यही है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है पुअर और एक होता है यहाँ पास में इफेक्टिव। मतलब एक होता है परफेक्ट तरीका, स्ट्रॉन्ग वाला हम कह सकते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। तो पुअर का होगा, पुअर जब होगा कि जब हमारे पास में मान लीजिए ब्लैक कमांडो ना लगे, आर्मी वाले ना लगे, सिर्फ पुलिस वाले लग जाए और ट्रैफिक पुलिस वाले लग जाए, समझ रहा हो, और आम पब्लिक जो होती है वो लग जाए। तो ये होता है यहाँ पास में पुअर इफेक्ट, समझ रहा हो ना। पुअर क्योंकि उनके पास कोई ताकत ही नहीं है, ना उनके पास वो आइडिया है, ना उनके पास वो वेपन्स हैं जिसके माध्यम से कि वो पीएम मोदी की रक्षा कर सके। तो ये हुए हमारे पास में पुअर। इफेक्टिव कौन सा होता है? इफेक्टिव में हमारे पास में आ गया ब्लैक कमांडो, इफेक्टिव में हमारे पास में आ गया कौन? आर्मी, तो कोबरा कमांडो। तो इस प्रकार से इफेक्टिव हमारे पास में क्या होता है? एक शील्ड होता है, शील्ड करके रखा है, पीएम मोदी को शील्ड करके रखा है। तो समझ गया, ये होता है आपस में शील्डिंग इफेक्ट। अब इसको मैंने सेल पे बताया था। सेल में क्या होता है कि यहाँ पास है जो मेन पॉइंट होता है, बीच का मिडिल पॉइंट होता है, वहां होता है यहाँ पास में प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या चाहता है? प्रोटॉन चाहता है कि आउटर सेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेना, अपने पास खींच लेना। तो हम जानते हैं बहुत से सेल होते हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, बहुत से सेल होते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन हमको सिर्फ 7 सेल को यहां पर पढ़ना है, टोटल 7 सेल होते हैं हमारे पास है। तो ये जो अंदर के हैं सेल, सपोज करो कि अब हम इस वाले के लिए बात करें, देखना, और मैं इस वाले के लिए बात करूं, कौन से? इस वाले के लिए बात करूं। ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है। आपसे बोला बताइए इस वाले में और इस वाले में, मैं इसको ए नाम दे देता हूं और मैं इसको बी नाम दे देता हूं। अब हमने बोला बताइए सबसे पावरफुल शील्डिंग इफेक्ट किस में होगा? तो स्वाभाविक है इस वाले में होगा। जितना नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, वैसे ही शील्डिंग इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर देखो, ये आउटर सेल हुआ, तो यहां पर एक ही है जो कि इसको प्रोटेक्शन में रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस प्रोटॉन से एक ही है जो प्रोटेक्ट करेगा। यहां पर हमारे पास में एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ। 3 सेल है जो कि इस वाले को क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा। तो यहां पर हमारे पास में आउटर सेल के बाद में एक ही सेल है जो कि प्रोटेक्शन देगा आउटर सेल को। यहां आउटर सेल के बाद में 3 सेल हैं जो कि प्रोटेक्शन देंगे किसके? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को। किससे? प्रोटॉन से। तो यहां पर ये 3 मिलकर शील्ड बनाया, इन तीनों ने बनाया? एक शील्ड बनाया, एक स्क्रीनिंग बनाया, ठीक है। यहां पर सिर्फ एक ही स्क्रीनिंग बनाएगा, तो हम बोलेंगे कि इस वाले का इफेक्ट है वो पावरफुल इफेक्ट है। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट क्या होता जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका यदि हम अब साइज की बात करें, साइज बी वाले का, देखो इफेक्ट हमारे पास में बी का ज्यादा है। अब यदि हम साइज की बात करें तो साइज भी हमारे पास में बी वाले का ज्यादा होगा।
ए वाले के कंपैरिजन में। ए का साइज छोटा होगा क्योंकि पावर ज्यादा लगाया, इसलिए वो बहुत ज्यादा पास उसको खींच लेगा, अट्रैक्शन में ले लेगा, इसलिए इसका साइज छोटा हो जाएगा, जबकि इसका साइज यहां पास कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आउटर सेल को उतना नहीं खींच पाता है जितना इस वाले सेल को इसने पास में खींचा। अब कोई चीज है, किसी को आप खींचोगे, समझो, मान लो ये क्या, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये एक बॉक्स ले लेता हूं, है ना, ये पेन ले लेता हूं, ये मेरे पास में एक पेन है, ध्यान सपोज करना ये वाला पेन यहां पर है। अब मैंने इसको 100% फोर्स लगाया, जब फोर्स लगाया मैंने इसको फोर्स लगाया बहुत खींचा बहुत पास आया। अब देखो डिस्टेंस कितना बचा, इसका डिस्टेंस इतना हुआ कि नहीं। अब मान लीजिए मैं इसके बीच में एक लेयर और लगा देता हूं, लेयर लगाया, अब इस वाले पेन को मैंने खींचा, एक लेयर मान लीजिए चौक का है, तो पहले मैंने, चलो अब मैं चौक को खींचता हूं, तो जब मैं चौक को खींचूंगा स्वाभाविक ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अपने पास आएगा, ये आया और यहां पर आके ये रुक गया, क्योंकि एक निश्चित दूरी पर ये हमारे पास में आकर रुक जाता है ना। अब इसको खींचेगा, खींचा, अब ये यहां आके रुक गया। क्यों रुक गया? ये पास में क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके बीच और चौक के बीच में रिपल्सन चालू हो गया, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, रिपल्सन चालू हो गया। तो अब इसका साइज यहां से माना जाएगा, ये वाला साइज यहां से माना जाएगा। देखो ये वाला साइज इतना बड़ा हुआ, क्योंकि ये वाला साइज इतना बड़ा हुआ। तो जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साइज क्या होता है हमारे पास, इंक्रीज होते जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो यही था हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट, या इसको बोलते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट। बात समझ आ रही है? यहां दो प्रकार का होता है, एक होता है पुअर शील्डिंग और दूसरा होता है हमारे पास में, दूसरा होता है हमारे पास में कौन सा, सेकंड नंबर कौन सा है हमारे पास में, इफेक्टिव शील्डिंग, या हम स्ट्रॉन्ग शील्डिंग भी जिसको कह सकते हैं। अब शील्डिंग पावर हमारे पास, मैंने आपको कल बताया था शील्डिंग पावर। तो शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा होता है एस का शील्डिंग पावर। किसका? शील्डिंग पावर की ओर बात करते हैं तो शील्डिंग पावर होता है एस का। शील्डिंग पावर, शील्डिंग पावर किसका होता है? शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा होता है एस का, फिर होता है पी का, फिर होता है डी का, और सबसे बेकार जो होता है शील्डिंग पावर वो किसका होता है? वो होता है पास में एफ का। ये है हमारे पास में शील्डिंग पावर। शील्डिंग पावर किस पर डिपेंड करता है? शील्डिंग पावर डिपेंड करता है कि हमारे पास में इनका शेप क्या है। तो एस का शेप इस प्रकार से होता है, पी का शेप इस प्रकार से होता है, डी का शेप ऐसा होता है कुछ, है ना, ये डी का शेप, और एफ का तो हम बनाते नहीं है, बड़ा विचित्र सा होता है, ऐसा डबल। तो डी का होता है ये इस प्रकार से होता है। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में यदि इलेक्ट्रॉन हो तो ये इसी बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर इसका थोड़ा पावर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, इधर से इधर जाएगा और इधर जाएगा। ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में क्या है? यहां का एक राउंड है, एक चक्कर है। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर पहले इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर यहां आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर। ये तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर रहा है एक ही जगह। यहां दो जगह को संभालना है, यहां चार जगह संभालना है। यहां की तो फिर बात ही मत पूछो, एक इलेक्ट्रॉन यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, फिर इधर आएगा, इधर आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा। नहीं समझ में आई? ऐसे समझो, देखो जरा, मान लीजिए आपने किसी आप जिस बिल्डिंग में रहते हो उस बिल्डिंग में आपने एक होम गार्ड लगाया हुआ है, ठीक है, या कहे कि जो नाइट में एक आदमी रखा हुआ है आपने, ताकि वो आपके घर की रखवाली कर सके। बहुत अच्छे समझना। मान लीजिए आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल के एग्जांपल लेते हैं, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के मालिक ने एक वॉचमैन रखा हुआ है, ठीक है, जो कि नाइट में क्या करता है, उस स्कूल में पहरा देता है, उस स्कूल को वो प्रोटेक्शन देता है। किससे? किसी से भी प्रोटेक्शन देता है। अब एक ही स्कूल है, समझने की कोशिश करना। हमारे पास में जो आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उसके मालिक का एक ही स्कूल है। ये मैं स्कूल बना देता हूं, सपोज करो ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका स्कूल है। अब उसका काम है कि रात भर 24 घंटे एक ही स्कूल में रहना है। क्या इस स्कूल में कोई नुकसान हो सकता है, कोई चोरी हो सकती है? किसके कंपैरिजन में? अब पी वाले की बात करते हैं। देखो ये एस है, एस का एक है यही। अब पी की बात करते हैं। पी वाले के पास में जो मालिक है उसके दो स्कूल है। जैसे आप पढ़ते हो मोदी स्कूल में, तो मोदी स्कूल तो बहुत है, आप एलिट स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, एलिट स्कूल एक ही है। क्या एलिट की दूसरी ब्रांच है? नहीं, कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन अब मोदी की बात करते हैं। मोदी के कितने स्कूल है? मोदी के बहुत से स्कूल है। तो मोदी स्कूल हमारे पास में बहुत से स्कूल है। तो अब मान लो हम दो स्कूल की बात करते हैं। एक स्कूल ये हुआ, इस प्रकार से एक स्कूल ये हुआ, और एक स्कूल ये हुआ। समझने की कोशिश करना अब जो हम समझा रहे हैं। एक स्कूल ये हुआ। तो अब जो वॉचमैन रखा है, इसने भी एक ही वॉचमैन रखा हुआ है, इसने भी एक ही वॉचमैन रखा हुआ है, इसने भी एक रखा हुआ है, और इसने भी एक रखा हुआ है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ एक ही स्कूल को ये देखता है, क्योंकि एलिट के पास में एक ही स्कूल है, एलिट इसकी एक ही स्कूल है, ये एक ही स्कूल को। लेकिन यहाँ एक वॉचमैन है, एक ये स्कूल भी है और एक ये स्कूल भी है। वही वॉचमैन इस वाले स्कूल को भी देखेगा, वही वॉचमैन इस वाले के स्कूल को भी देखेगा। तो इस स्कूल में थोड़ा प्रोटेक्शन कम हो गया,
प्रोटेक्शन कम होगी। क्यों? क्योंकि बेचारे को 2 बार जाना पड़ता है। देखो ना, यहां से घूम के आएगा, एक स्कूल को देखेगा, फिर यहां के बाद में फिर दूसरे स्कूल को देखने जाएगा। आपको जरूरी है पास पास में स्कूल हो, ज्यादा नहीं तो 10 किलोमीटर की दूरी पे तो स्कूल होगा ही ना। अब वो एक वॉचमैन देखो यहां से यहां स्कूल में जब घूमने के लिए आया तो ये वाला स्कूल खाली रहा। हो सकता है इस केस में यहां पर आपकी कोई चोरी हो सकती है, या पहले वो इस स्कूल में गया तो हो सकता है वो इस वाले का कोई नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए। बस समझ में। अब जरा डी की बात करो। डी के जो हमारे पास में मालिक है, इसके पास 4 स्कूल है। देखो, एक स्कूल ये हुआ, एक स्कूल ये हुआ, एक स्कूल ये हुआ, एक स्कूल ये हुआ। वॉचमैन एक ही रखा है, जब ये आप समझ पाओगे एक ही लेना। तो यहां पर 4 स्कूल हुए, एक स्कूल ये हुआ, एक स्कूल ये हुआ, दूसरा स्कूल ये हुआ और तीसरा स्कूल ये हुआ। बहुत अच्छा समझना। अब ये बताओ, यहां भी एक ही वॉचमैन है, यहां भी एक ही वॉचमैन है जो कि नाइट में उसको पहरा देता है, रखवाली करता है। अब एक वॉचमैन यहां जाएगा, इसके बाद में फिर वो यहां आएगा देखने के लिए कि ये सुरक्षित है कि नहीं, फिर वही यहां भी आएगा, फिर वही यहां भी आएगा। अच्छा एक बार बताओ, जब वो यहां है तो स्वाभाविक उस टाइम में वो यहां और यहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो जिस समय वो यहां है उस समय हो सकता है इन तीनों स्कूल में से किसी एक स्कूल में चोरी हो जाए। अच्छा, जिस समय वो यहां होगा उस समय ये तीनों खाली रहेंगे, हो सकता है इन तीनों में से किसी एक की चोरी हो जाए। अच्छा, जिस समय वो यहां पर है ये तीनों रहेंगे खाली, तो हो सकता है इन तीनों में से कोई एक का चोरी हो जाए। मतलब समझ रहा हो ना क्या मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं, कि जितना ज्यादा डिफ्यूज सेफ होगा इनका उतना ही ये इफेक्टिव शील्डिंग होगा। जितना ज्यादा डिफ्यूज सेफ, इसका डिफ्यूज सेफ नहीं, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग सेफ है। ये देखो ना, पूरा इलेक्ट्रॉन यही चक्कर लगाएगा। एक है यहां पास में वॉचमैन, यही चक्कर लगाएगा, उसको दूसरा कोई काम ही नहीं है। एक ही स्कूल पे पूरी नजर रखेगा, रात भर 24 घंटे एक ही स्कूल पे नजर रखना है। लेकिन यहां बेचारा एक ही है, इसको इस वाले पे भी जाना है और इस वाले पे भी जाना है। ये तो आप जानते हो ना, सेफ तो आप जानते ही हो। इसको यहां भी जाना है और इसको यहां भी जाना है, तो स्वाभाविक है जब वो यहां आएगा तो ये वाला खाली पड़ा रहेगा, और जब वो यहां आएगा तो ये वाला पार्ट खाली पड़ा रहेगा। समझ रहे हो ना। अब देखो, जब वो यहां आएगा, क्योंकि इसका डबल डबल होता है, तो जब वो यहां आएगा तो ये तीनों खाली पड़े रहेंगे लोप, और जब वो यहां आएंगे तो ये तीनों लोप खाली पड़े रहेंगे, और जब वो यहां आएगा ऊपर तो नीचे वाले तीनों खाली पड़े रहेंगे, और जब वो नीचे आएगा तो ऊपर वाले तीनों खाली पड़े रहेंगे। तो ये होता है डिफ्यूज सेफ। किसका होता है? डी का और एफ का डिफ्यूज सेफ होता है। डी का और एफ का क्या होता है? डिफ्यूज सेफ होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जितने कम इलेक्ट्रॉन हो डी में उतना ही वो क्या होता है? अच्छा होता है, और जितने ज्यादा हो डी और एफ में इलेक्ट्रॉन उतना ही वो पुअर होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन जाने से इफेक्टिव शील्डिंग होना था, इलेक्ट्रॉन जाने से डी और एफ में इफेक्टिव शील्डिंग होना था, लेकिन इनका जो शेप है वो डिफ्यूज शेप होने के कारण जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाता है डी और एफ ऑर्बिटल में, वैसे वैसे इनका जो प्रोटेक्शन है वो डिक्रीज होते जाता है। अब ऐसा डिक्रीज क्यों हुआ? डिक्रीज इसलिए हुआ प्यारे बच्चों, अब समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पर बनाया ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और ये मेरे पास में डी बना दिया मैंने, और ये मैंने एफ बना दिया। एस और पी की बात नहीं कर रहे हैं, अब समझने की कोशिश करना। एक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, गया तो स्वाभाविक है एक प्रोटॉन तो आपके पास में किस में आएगा? न्यूक्लियस में आएगा। आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन गए डी में तो 2 प्रोटॉन कहां आएंगे? न्यूक्लियस में आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन डी में गए तो ये डी वाले प्रोटॉन हमारे पास में यहां भी आएगा। अब धीरे धीरे करके हमारे पास में डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? डी में हो गए हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन, तो स्वाभाविक है यहां पर 10 प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएगा। हो गया, हो गया ना, हो गया। उसी प्रकार से एफ में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक जाते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन तक। ले भाई 14 इलेक्ट्रॉन तक चले गए। तो जब एफ में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो न्यूक्लियस भी तो आएगा, प्रोटॉन कहां आएगा? न्यूक्लियस में आएगा। तो हमारे पास में यहां 14 क्या होगा? 1 से लेकर 14 तक हमारे पास में प्रोटॉन आए, कहां पर? न्यूक्लियस में। अब क्या हुआ इससे? इससे ये होता है कि हमारे पास में, बहुत अच्छे समझना इस बात को, बहुत अच्छे समझना जो मैं समझाना चाहता हूं। ये बात समझ में आई होगी ना? मैं इसको थोड़ा मिटा दूं। अब हमारे पास में आता है कि आखिर डी में और एफ में इलेक्ट्रॉन एंट्री होती है तो साइज छोटा क्यों होते जाता है? बात इसकी करते हैं हम, साइज छोटा क्यों होते जाता है। देखो प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, बार बार इस बात को याद रखना कि डी में जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, डी का
पुअर इफेक्ट होते जाएगा। डी में कोशिश यही रहे कि कम इलेक्ट्रॉन हो तो इफेक्टिव होता है। इनका बड़ा एक अजीब सा है नाटक, ध्यान से देखना। मैं एस और पी की बात करता हूं, एस और पी की बात करता हूं, मैं डी और एफ की बात करता हूं, मैं दो पार्ट्स में इसको बांट देता हूं, बहुत ध्यान से समझना है ना। एस और पी की यदि मैं बात करता हूं, यदि मैं एस वन की बात करता हूं और एस टू की बात करता हूं तो ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा जानते हो? एस टू वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब ज्यादा ध्यान से देखना, मैं यदि P1 की बात करता हूं और P2 की बात करता हूं तो P2 ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैं यदि P2 की बात करता हूं और P3 की बात करता हूं तो P3 ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैं P3 की बात करता हूं और P4 की बात करता हूं तो P4 ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैं P4 की बात करता हूं और P5 की बात करता हूं तो P5 वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैं P5 की बात करता हूं और P6 की बात करता हूं तो P6 वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा। बट यदि मैं D की बात करता हूं, मैं D1 की बात करता हूं और मैं D2 की बात करता हूं तो D1 वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं यदि D2 की बात करता हूं और मैं यदि D3 की बात करता हूं तो D2 वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैं यदि D3 की बात करता हूं और D4 की बात करता हूं तो D4 वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा। सेम कंडीशन में मैं यदि F की बात करता हूं F1 और मैं यदि F2 की बात करता हूं तो F1 वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैं यदि F2 की बात करता हूं और मैं यदि F3 की बात करता हूं, अरे यार, तो F2 वाला क्या होगा? ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैं F3 की बात करता हूं और मैं F4 की बात करता हूं तो F3 वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा। यहां जस्ट अपोजिट नाटक है, देखो जस्ट अपोजिट कंडीशन आ रही यहां। एस में एक इलेक्ट्रॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा तो हम बोलेंगे H2 ज्यादा इफेक्टिव होगा। हमने बोला P1 है और P2 है, ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? हम बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है P में, इसलिए P ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इस वाले केस में ये आता है। ऐसा क्यों आया? रीजन है इनका शेप। इसका शेप होता है ऐसे, इसका शेप होता है ऐसे, P का शेप होता है ऐसे। लेकिन यहां ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके डिफ्यूज शेप होते हैं, पता है ना, ये देखो शेप बने तो है। इसका डिफ्यूज शेप होता है डी का और ई का भी डिफ्यूज शेप होता है। अब जरा समझने की कोशिश करना। अब दोबारा फिर मैं दूसरी बात इसी से रिलेटेड बताऊंगा। अब जैसे जैसे आप जा समझो मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से समझना, सुनना। जैसे जैसे एस में और पी में इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं, एस में और पी में इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे एंट्री करते हैं वैसे वैसे प्रोटॉन न्यूक्लियस में जाता है। जैसे जैसे आप डी में और एफ में इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हो प्रोटॉन न्यूक्लियस में जाएगा। एक बात तो आपको पता है क्या, कि हमारे पास में ये न्यूक्लियस है मेरा, ध्यान से देखना, ये न्यूक्लियस है, ये एस बनाया, ये पी बनाया, ये एस है, ये पी है, ठीक है। अब यहां पर ये न्यूक्लियस है, ये मैंने डी बनाया और ये एफ बनाया। ध्यान से देखना बच्चों प्यारे, ये चलो एस बना देता हूं मैं, पास पास बना लेता हूं, थोड़ा एस जगह बच जाए, है ना, समझ में जाए। ये लो, ये एस, ये पी, ये डी और ये एफ। अब ज्यादा ध्यान से समझो, मैं एस और पी को शो नहीं कर रहा हूं, मैं डी और एफ को शो कर रहा हूं। ये हुआ डी और ये हुआ हमारे पास में एफ। अब समझने की कोशिश करना जो मैं समझा रहा हूं। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में एस में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पी में भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, सॉरी एस में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक प्रोटॉन हमारे पास न्यूक्लियस में जाएगा। एस में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हमारे पास न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन जाएंगे। पी में भी हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो न्यूक्लियस में भी हमारे पास में 6 प्रोटॉन जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है हमारे पास में प्रोटॉन भी इंक्रीज होता है। ये तो बात आप जानते ही हैं। यदि इलेक्ट्रॉन एक है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास में इंक्रीज होगा तो स्वाभाविक हमारे पास में प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा। और प्रोटॉन इंक्रीज होने का, और आप एक बात और जानते हैं, प्रोटॉन को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन को बोलते हैं जेड। क्या बोलते हैं? जेड। जेड को रिप्रेजेंट करते हैं ना प्रोटॉन से। एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। तो जेड क्या है? प्रोटॉन है, मालूम है ना ये तो। अब जरा यहां से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे जैसे जब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तब तब प्रोटॉन इंक्रीज होता है, और प्रोटॉन इंक्रीज होने से जेड इंक्रीज होता है। जेड क्या है हमारे पास में? प्रोटॉन ही तो है। न्यूक्लियस पावर,
न्यूक्लियस का पावर। अच्छा ये बताओ सेल कितने होते हैं? 7 सेल होते हैं। न्यूक्लियस कितना होता है? एक ही न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मतलब क्या? सेंट्रल बिंदु ना यार, वो तो एक ही होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन है कहां जाएगा? सेल पे। एक प्रोटॉन है कहां जाएगा? न्यूक्लियस में। 2 इलेक्ट्रॉन है कहां जाएगा? सेल पे। प्रोटॉन है तो कहां जाएगा? न्यूक्लियस में। अच्छा अब यदि मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है तो कहां जाएगा? सेल बढ़ जाएगा। तो सेल तो बढ़ता है, क्या न्यूक्लियस बढ़ता है? नहीं बढ़ता। न्यूक्लियस तो एक ही है। न्यूक्लियस एक है कि नहीं? न्यूक्लियस एक ही है। सेल ज्यादा है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल। अरे आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। कैसे कि आपकी फैमिली में या किसी भी फैमिली में, मान लो आपकी फैमिली में आपके पापा जी 5 भाई हैं। कितने भाई है? 5 भाई है। आपकी फैमिली में आपके पापा जी 5 भाई है। अब वो यदि एक साथ रहते हैं, एक साथ बिजनेस करते हैं, लेन देन पूरा एक साथ होता है, एक ही थाली में बैठ के खाते हैं, मतलब उनके बीच में एक यूनिटी है, एक ही घर में रहते हैं, तो उनकी पावर ज्यादा होगी कि कम होगी? समझने की कोशिश करना। एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ उठते हैं, एक ही साथ बैठते हैं, एक ही साथ बिजनेस करते हैं, फायदा होता है एक साथ करते हैं, नुकसान होता है एक साथ करते हैं, एक यूनिटी है। समझने की कोशिश करना। एक ही घर में रह रहे हैं। अब उसी प्रकार से आपके पड़ोस में मान लो आपका कोई अंकल है पहचान के, वो भी 5 भाई है। समझने की कोशिश करना। वो कितने भाई है? 5 भाई है। एक भाई रहता है जहां आप रहते हो वहीं, दूसरा भाई रहता है वहां से 100 किलोमीटर दूर, तीसरा भाई रहता है वहां से 200 किलोमीटर दूर, चौथा भाई रहता है वहां से 300 किलोमीटर दूर, और 5 भाई रहता है वहां से 400 किलोमीटर दूर। समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला? मैंने ये भी 5 भाई, ये देखो 5 फिंगर है, ये भी 5 फिंगर है। ये जो 5 फिंगर है वो एक ही घर में रहते हैं। मुट्ठी बांध ली मैंने, ठीक है। ये जो 5 फिंगर है ये एक ही घर में रहते हैं। इनकी दूरी कितनी है? 2 कदम की। एक कमरे में ये, एक कमरे में ये, दूसरे कमरे में ये, तीसरे कमरे में ये, चौथे कमरे में ये, 5वें कमरे में ये। 5 कमरे, एक ही घर है, 5 कमरे में 5 लोग रहते हैं। दूरी कितनी है? 10 कदम, 20 कदम की दूरी, 1 मिनट की दूरी है। अब ये एक ही घर में रहते हैं। अब ये हमारे पास में 5 तुम्हारे पड़ोस के अंकल वाले, ये भी 5 भाई है। एक तो तुम्हारे साथ रहता है तुम्हारे पड़ोस में, दूसरा वहां से 100 किलोमीटर दूर रहता है, तीसरा वहां से 200 किलोमीटर दूर रहता है, चौथा वहां से 300, और पांचवा वहां से 400 किलोमीटर दूर होता है। अब मान लो खुदा ना खास्ता किसी से लड़ाई हो जाए, ये इनकी किसी से लड़ाई हो जाए और इस वाले की किसी से लड़ाई हो जाए, इनमें से किसी एक की भी किसी से लड़ाई हो जाए, तो स्वाभाविक ये 5 भाई हैं, पांचों साथ में उठते हैं, पांचों साथ में बैठते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में बिजनेस करते हैं। अब यदि मान लो इसमें से 5 में से किसी एक की भी लड़ाई हो गई, तो इसमें ये हुआ ये 5 से लड़ाई है उसकी, तो ये 5 मिलकर उसको मारेंगे कि नहीं मारेंगे? मारेंगे, स्वाभाविक है। क्या उसकी हिम्मत है इसको हरा देगा? अब दूसरी तरफ समझो, इनमें से किसी एक की लड़ाई हो जाए, मान लो इस वाले की लड़ाई हो गई, लड़ाई तो हुई, अभी 100 किलोमीटर दूर रहता है, क्या उतने फास्ट वो पहुंच पाएगा उसको बचाने के लिए? नहीं पहुंच पाएगा। लॉकडाउन और लग गया, अब तो पहुंच ही नहीं पाएगा, महीनों से नहीं पहुंच पाएगा। बात समझ में आ रही क्या बात कर रहा हूं? कि हमारे पास में यूनिटी होती है तो उससे सब कोई डरते हैं। आपके घर में यूनिटी है, 5 भाई साथ में रहते हैं, 5 भाई साथ में, इस वाले परिवार से कोई भी नहीं उलझेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है 5 भाई साथ में होते हैं और 5 भाई के 1-1, 2-2 बच्चे भी होंगे, तो सब साथ में हो जाएंगे। वो तो 20-25 लोग हो जाएंगे, मिलकर उसकी धूल उड़ा देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे। समझ रहा हो ना? यूनिटी। ये वाला क्या हुआ? ये वाला एक कहीं 100 किलोमीटर दूर, एक 200 किलोमीटर दूर, एक 300 है, एक 400 है, क्या पता कब आएगा और आ भी पाएगा कि नहीं पाएगा। जब ये पिटना चालू हुआ तो ये तो हो सकता है पीट के उसको मार डाले। तो अब कितने भाई बचे? 4 भाई बचे। भाई पहुंच ही नहीं पाए ना, 100 किलोमीटर दूर है, कैसे पहुंच? लड़ाई तो अब भी हो रही है। अब 100 किलोमीटर दूर पे फोन लगाएगा, फिर बस देखेगा, बस आएगी यहां से या टैक्सी आई या जो भी उसकी गाड़ी लेके आए, तो 1 घंटे लग जाएगा ना पहुंचने में कम से कम। 200 किलोमीटर दूर ये तो 4 घंटे लग जाएगा। 300 किलोमीटर दूर ये तो 2 दिन में आएगा। समझ रहा? तो कहने का मतलब ये है मेरा, बार बार एक ही बात पे फोकस कर रहा हूं कि सारे के सारे प्रोटॉन जाते हैं कहां पर? न्यूक्लियस में। इससे क्या हुआ? ये इफेक्टिव हो गया कि नहीं? तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाता है डी में और एफ में, वैसे वैसे प्रोटॉन इफेक्टिव होते जाता है। प्रोटॉन का इफेक्ट इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि इनका तो डिफ्यूज शेप है, ये तो शेप इनका कैसा डिफ्यूज शेप है।
प्रोटॉन इंक्रीज हुआ, प्रोटॉन इंक्रीज होने से हमारे पास में जेड इंक्रीज हुआ, और जेड इंक्रीज होने से हम बोल सकते हैं कि इनका न्यूक्लियस पावरफुल हो गया। तो जैसे जैसे इनमें इलेक्ट्रॉन जाता है, ये यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन जाता है, जेड इफेक्ट ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होते जाता है। ये है इसका कॉन्सेप्ट, जेड इफेक्ट इंक्रीज होते जाता है। अब जब जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होते जाता है, साइज। अब यहां लिखता हूं मैं साइज, साइज क्या होगा हमारे पास में, साइज क्या हो जाएगा हमारे पास में, डिक्रीज होते जाएगा। ये है दो कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई, इन दोनों कॉन्सेप्ट की बात समझ में आई? क्या बोला मैंने, क्या बोला, समझो जरा, समझो फिर समझो, क्योंकि यहीं से आएगा आपका लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, और ये 4 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा। नोट लगा के लिख लो, वेरी आईएमपी है, आईएमपी 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन में यही फंडा है आपका जो मैं यहां समझा रहा हूं। फिर समझो एक बार, हमारे पास में, मैं इसको मिटा दूं जरा, इसको मिटा दूं, ये समझ में आ रहा, इसको मिटा दूं, नहीं मिटाऊं, अच्छा रहने दो, यहां बताता हूं। ये मेरे पास में है न्यूक्लियस, ये मेरे पास में है न्यूक्लियस, ये है पहला सेल, ये मेरे पास में है न्यूक्लियस, ये है मेरा दूसरा सेल, ये मेरे पास में है न्यूक्लियस, और ये मेरे पास में है पहला, दूसरा और तीसरा सेल। इसी प्रकार से एक न्यूक्लियस को बना दूं, उसमें मेरे पास में चौथे सेल हो जाएंगे। चलो 4 सेल बना देता हूं, ये लो, ये है 4 सेल। चलो 5 सेल बना देता हूं, ये है 5 सेल। अब समझने की कोशिश करना, या चलो यहां 3 सेल बना देता हूं, यहां 3 सेल हुए, यहां एक ही सेल हुआ। समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला। हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक प्रोटॉन अंदर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और आया, एक प्रोटॉन और अंदर जाएगा। जैसे 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 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। वो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होता है तो हम क्या बोलते हैं, जेड भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और जेड इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि जेड का इफेक्ट भी इंक्रीज हुआ, जेड इफेक्ट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा जिससे प्रोटॉन इंक्रीज होगा, और प्रोटॉन को बोलते हैं जेड, तो जेड भी इंक्रीज हो जाएगा। और जब जेड इंक्रीज हुआ तो हम बोलेंगे जेड इफेक्ट इंक्रीज हो गया। जेड इफेक्ट मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, ऐसा कह सकते हो आप, अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। अट्रैक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। और जब अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, स्वाभाविक बात है। साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। भाई अट्रैक्शन इंक्रीज तो साइज डिक्रीज, हाँ या ना, बात समझ में आ रही है। ऊपर से नीचे आते हैं, अब भाई ये बताओ, जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ सेल क्या होता है, इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसलिए साइज क्या होता है, बड़ा होता है। साइज क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन जब हम लेंथेनाइड में हम चलते हैं, लेंथेनाइड की सीरीज जब हम पढ़ते हैं, लेंथेनाइड में हम चलते हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर, अरे समझो 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 समझो, फिर समझो। मैं ये वाले, ये जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से ले लिया। एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूं। यहां एस और पी इफेक्टिव शील्डिंग रखते हैं, जबकि डी और एफ पुअर शील्डिंग रखते हैं। इनका पावर बहुत ज्यादा होता है जबकि इनका पावर बहुत कम होता है। ये इफेक्टिव शील्डिंग और ये पुअर शील्डिंग, इतनी बात याद रखना। क्यों रखते हैं मैंने बता दिया। अब इसी में दोबारा मैं आपको समझाता हूं। ये सारी बात लिख ली थी ना, नहीं लिखी तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना जरा। देखो समझो, यहां पर देखो प्यारे बच्चों, मैंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, आपको समझाया था कि ये हमारे पास में पीरियोडिक टेबल है। ये एस हुआ, यहां से यहां तक हमारे पास में डी होता है, और ये हमारे पास में यहां से यहां तक ये पी होता है। ऐसा ही था पीरियोडिक टेबल, यही थे 1 2 3 4 5 6 ऐसे था, है ना। अब ध्यान से देखो, ये है हमारे पास में एफ, ये है हमारे पास में एफ, एक ये हुआ, एक ही हुआ एफ। हमारे पास में क्लास 12th में टॉपिक कौन सा है, टॉपिक है डी और एफ, एल्बियो के एलिमेंट। और डी भी पढ़ना, ए भी पढ़ना, एस का कोई काम नहीं, पी का कोई काम नहीं। अब ध्यान से देखो, यहां मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 थे ये, ठीक है। हमने बोला था जब आप ऊपर से नीचे आते हैं क्लास 11th में, क्लास 11th, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था एस और पी के विषय में।
अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th, क्लास 12th। अब यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, यहां हम पढ़ रहे हैं डी और एफ के विषय में। भाई क्लास 11th में एस और पी पढ़ा था, क्लास 12th में डी और एफ पढ़ रहा है। अब जरा देखो, क्लास 11th में मैंने बताया था जब ऊपर से नीचे आते हैं अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आते हैं अप टू डाउन, अप टू डाउन, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या क्या होता है जब ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, ऐसा बताया था मैंने। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंक्रीज होता है। सेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये मैंने आपको 11th में बताया था, याद है। ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, जिससे यहां पास में सेल इंक्रीज होता है, जिससे यहां पास में साइज भी इंक्रीज होता है। एस और पी के केस की बात कर रहा हूं, मैंने लिखा क्लास 11th में एस और पी में मैंने आपको यह बताया था, लेकिन क्लास 12th में अब मैं आपको बताता हूं। यदि हम बात करते हैं एफ की, स्पेशल एफ के लिए है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनम किसको बोलते हैं, ए ब्लॉक एलिमेंट तो लेंथेनाइड बोलते हैं ना, इसलिए एफ की बात कर रहे हैं। चलो यहां डी भी मान लो, यहां डी को भी इंक्लूड कर लो, ये लो डी को भी इंक्लूड कर लो। डी के केस में भी एक्सेप्शनल केस है, लेकिन डी के केस में भी आपको ये ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अब जरा एफ की, स्पेशल यहां एफ की बात कर रहा हूं मैं आपको, स्पेशल एफ की बात करूंगा मैं आपको, ठीक है। यहां डी में देखो, इसका जो साइज है ना डी में, कभी छोटा कभी बड़ा, कहीं छोटा बड़ा होते रहता है। अब यदि मैं आपको यहां डी ना करके मैं यहीं डी बताऊं तो भी वो सही होगा। मैंने बोला कि ये एक्सेप्शनल केसेस में आ जाता है, ये एक्सेप्शनल केसेस में आ जाता है। ये रूल कहीं ये रूल लागू होता है, किसी में ये रूल लागू होता है। अब कहां क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। देखो जरा लिस्ट बनवा दूंगा। अब मैं डी की बात कर रहा हूं। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो टॉपिक तो वही रहेगा, क्या, अप टू डाउन, अप टू डाउन। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाता है। किसमें, डी में और एफ में, डी में और एफ में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो डी और एफ का साइज कैसा है, डिफ्यूज साइज, डिफ्यूज साइज, शेप नॉट साइज, शेप, डिफ्यूज शेप, डिफ्यूज शेप है, जिसके कारण से यहां प्रोटॉन इंक्रीज होता है। प्रोटॉन क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहां पर जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जेड इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जेड इफेक्ट इंक्रीज होने से जो प्रोटेक्शन है वो डिक्रीज होता है। प्रोटेक्शन, न्यूक्लियस का प्रोटेक्शन, 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 प्रोटेक्शन डिक्रीज होता है, डिक्रीज। किसका प्रोटेक्शन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का। शील्डिंग इफेक्ट की बात कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज। या प्रोटेक्शन ना लिख के आप शील्ड इफेक्ट लिख लो। क्या लिख लो, शील्ड, दिख तो रहा है ना शील्ड इफेक्ट। मैं बोल रहा हूं वो तुम लिखो, मैं जो बोल रहा हूं वो तुम लिखो। प्रोटेक्शन लिख लिया, मैं जब प्रोटेक्शन को मिटा रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं इसलिए प्रोटेक्शन को मिटा रहा हूं। प्रोटेक्शन को लिखे रखना आप, ठीक है। अब यहां पर मैं प्रोटेक्शन की जगह दूसरे पॉइंट लिख देता हूं, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान दो, उसको लिखो। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, डिफ्यूज शेप हुआ, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, डिफ्यूज शेप होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं डी और एफ पर शेप कैसा होता है, डिफ्यूज होता है। अभी मैंने बना के बताया था। जेड इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ। जेड इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस का पावर, न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होता जाता है। तो यहां ब्रैकेट में लिख लो आप, न्यूक्लियस पावर इंक्रीज हुआ। जेड इफेक्ट इंक्रीज का मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियस का पावर इंक्रीज हुआ। लिखो जरा ब्रैकेट में लिखो, जेड इफेक्ट का मतलब यह हुआ न्यूक्लियस पावर इंक्रीज हुआ, जिससे कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डिक्रीज होते जाता है। उतने अच्छे से शील्ड करके नहीं रख पाते हैं आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस, जिससे साइज क्या होता है, अब यहां लिखो साइज, साइज क्या होता है, डिक्रीज। यह है फंडा नाटक। यहां क्या लिखा था, ध्यान से देखो, यहां लिखा था
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है वैसे वैसे साइज इंक्रीज होता है, लेकिन यहां हम लिख रहा है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है वैसे वैसे साइज डिक्रीज होता है ना। कंफ्यूजन वाली बात है ना, कंफ्यूजन वाली बात है कि नहीं है, समझो। फिर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ एस और पी में, और एसी और पी का साइज जो होता है, जो शेप होता है, साइज नहीं शेप, जो शेप होता है वो इफेक्टिव शेप होता है। एस और पी का इफेक्टिव शेप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से यहां पर ज्यादा अट्रैक्शन का, यहां शील्डिंग इफेक्ट पर कोई असर नहीं होता है, इसलिए इसका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन यदि मैं डी और एफ की बात करता हूं तो डी और एफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइज डिक्रीज होगा। क्यों होगा, रीजन ये लिखा हुआ है, डिफ्यूज शेप होता है। इसका आप लिख लेना परफेक्ट शेप होता है। यहां जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, यहां जेड इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, लिख लेना जेड इफेक्ट कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां इलेक्ट्रॉन इंक्रीज साइज इंक्रीज, क्योंकि यहां एस और पी की बात हो रही है। यहां इलेक्ट्रॉन इंक्रीज साइज डिक्रीज, क्योंकि यहां डी और एफ की बात हो रही है, और इसी को बोलते हैं हम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का मतलब होता है कि लेंथेन हम सीरीज में जब हम बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ साइज का छोटा होना, यह कहलाता है यहां पास में लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको शील्डिंग इफेक्ट बताया था कल की क्लास में, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट बताया था कल की क्लास में। वो शील्डिंग और स्क्रीनिंग क्या होता है उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको बताया लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। बात समझ में आई। तो ये हुआ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो ये था लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। कल मैं दोबारा आपसे इसके ऊपर बात करूंगा, ये टॉपिक के ऊपर दोबारा एक बार मेरे को बात करनी है। आज वैसे ही लंबी क्लास हो चुकी है, शायद 35 से 36 मिनट की क्लास हो चुकी है, इससे ज्यादा मैं आपको आज नहीं बताऊंगा। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन पे एक बार फिर मैं दोबारा आपको कल मिलूंगा और वहां पर हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाली क्लास में, जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।